यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्रीज और डिस्कस करी थी, तो अगर मैं बात करूं जो नोट्स के अकॉर्डिंग, तो 21 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने इसके सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल 22 आप लोगों को क्या दिया हुआ है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹1500। goods distributed as free sample ₹1500। 1500 रुपीज़ का गुड्स आपने क्या किया है? फ्री सैंपल दिया है ना। 1500 रुपीज़ का गुड्स जो हमने एज ए फ्री सैंपल दिया है, देखिए क्या होता है इसका मतलब, बहुत सारी जो न्यू कंपनीज़ होती है ना, वो क्या करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे पैकेजेस में उस गुड्स को क्या करती है? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आप लोग क्या करें, यूज़ करके देखें, और अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप फिर हमारे प्रोडक्ट को क्या करें? परचेज़ करें। तो एक तरीके से ये क्या है? मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है अपने प्रोडक्ट का। बिज़नेस के लिए तो क्या है? एक्सपेंसेस है। देखिए आप लोग, भाई बिज़नेस के लिए तो एक्सपेंस ही है ना, फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है। और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग? गुड्स। और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया हम लोगों ने? परचेज़। तो देखिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, या तो आप बोल सकते हैं क्या इसको फ्री सैंपल, या बहुत सारी जगह पे इसको एडवर्टीजमेंट नाम से भी क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट। और सेकंड अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कौन सा अकाउंट बेटा? परचेज अकाउंट। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है वो आपके लिए क्या है? नॉमिनल, और क्या है आपका? एक्सपेंस। और परचेज कौन सा अकाउंट है हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। तो फ्री सैंपल एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे बेटा हम लोग? डेबिट, और इसको करेंगे क्या? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी क्या? या तो आप फ्री सैंपल लिखें या एडवर्टीजमेंट लिखें, दोनों ही अगर आप लिखेंगे वो आपके लिए क्या होगा? सही होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए फ्री सैंपल, आप फ्री सैंपल लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स, एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेज अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपीज़ से अमाउंट है? तो ये 1500 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 23। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट। आपका जो गुड्स है वो लॉस्ट बाय फायर हो जाता है, या लॉस्ट बाय क्या हो जाता है? थेफ्ट हो जाता है। यानी या तो गुड्स हमारा क्या हो गया? चोरी हो गया, और या फिर क्या हो गया? उसमें आग लग गई है ना। ऐसा हो सकता है, अनसर्टेन रीजंस होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हमारा गुड्स क्या होता है? या तो चोरी हो जाता है, या क्या हो जाती है? गोडाउन वगैरह में आग वगैरह लग जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस ही है। और क्या जला? आपका गुड्स जला है ना। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे बेटा। एक अकाउंट अपन ओपन करेंगे लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि गुड्स जला है तो परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर या थेफ्ट हमारे लिए क्या है? नॉमिनल और लॉस है, और परचेज भी है तो क्या? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इसको तो हमको क्या करना है? रिवर्सल करना है। तो देखिए लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हम लोगों को मालूम है क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस बाय फायर डेबिट होगा, और परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखिए एंट्री बनेगी क्या बेटा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट जैसा भी हो, है ना। तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा बेटा जो भी आपका अमाउंट है ना, तो जो भी एंट्री में अमाउंट दिया हुआ होगा वो हम लोग नोट डाउन कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप,
एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल अपन ले ही लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ से हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ या जो भी, तो नेक्स्ट एंट्री में कनेक्टिविटी में ईजी रहेगा हम लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देखो, नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड एंट्री है ना वो इससे भी रिलेटेड है, इस एग्जांपल से रिलेटेड है नेक्स्ट वाली एंट्री। तो इसलिए हम लोग एक बार के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा गुड्स लॉस बाय फायर कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया है ना। गुड्स लॉस बाय फायर कितना है, 10,000 रुपीज़। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इंश्योरेंस का कंसेप्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, इंश्योरेंस है ना, एक वर्ड आता है इंश्योरेंस, सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस क्या है कि हमारा क्या हो रहा है, रिस्क कवर हो रहा है। एक सर्टेन अमाउंट अगर हम लोग पे कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो भी हमारा गुड्स है या लाइफ का भी होता है, तो लाइफ हमारी क्या हो जाती है, एक तरीके से कवर हो जाती है कि भाई रिस्क जो है हमारा क्या होता है, कवर हो जाता है। लाइफ के लिए अगर इंश्योरेंस होता है तो अगर हमारी डेथ हो जाती है इन केस, तो उसके बाद जो भी हमारे लीगल एड्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको क्या करती है, LIC पेमेंट करती है। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस जो है वहाँ पे क्या होता है बेटा, हम लोग अपना गुड्स का क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। देखिए अनसर्टेनिटी है, गोडाउन में आग लग जाती है या मान लीजिए चोरी हो जाना, ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो एक कोई फिक्स अमाउंट जिसको प्रीमियम कहते हैं हम लोग, वो फिक्स अमाउंट पे करके हम लोग अपनी रिस्क को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ताले खोल के ही चले जाएं, ठीक है, हमारा जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है हम लोग पूरा सब कुछ रखेंगे, पर उसके बाद भी अगर किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसको कवर कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। क्लियर। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं क्या कि हम लोगों ने ये जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ 10,000 रुपीज़ का, इसको इंश्योर्ड करवा रखा था। इंश्योर्ड करवा रखा था, इसका मतलब हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। कितने रुपीज़ का इंश्योरेंस था, तो से 10,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस था। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, भाई हमारे घर में आग लगी या गोडाउन में आग लगी, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाते हैं कि सर आप आइए और इवैल्यूएट करिए, हमारे घर में क्या हो गई, आग लग गई और हमको क्या दीजिए, क्लेम दीजिए। वो लोग आए और उन्होंने इवैल्यूएशन किया, और उन्होंने इवैल्यूएशन करने के बाद बोला क्या कि हम लोग आपको कितना रुपीज़ पे कर देंगे, 6,000 रुपीज़ पे कर देंगे। लॉस कितने का हुआ था बेटा अपने को, पहले 10,000 का, तो हमने लॉस बुक किया कितने रुपीज़ से, 10,000 से। ठीक है। इवैल्यूएशन के बाद उन लोगों ने क्या बोला कि हम आपको कितना रुपये पे कर देंगे, 6,000 रुपीज़ पे कर देंगे। तो ठीक है, पे कर देंगे। अभी पे कर नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला, हम लोग आपको 6,000 रुपीज़, इवैल्यूएशन किया और फिर बोला क्या कि 6,000 रुपीज़ का पेमेंट हम आप लोगों को कर देंगे। तो इसको बोला जाता है क्या बेटा, क्लेम एडमिटेड। एडमिट कर लिया उन्होंने कि हाँ भाई हम आपको पेमेंट कर देंगे। क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ₹6,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, हमारा क्लेम एडमिट कर लिया, कितने रुपीज़ से, 6,000 रुपीज़ से क्लेम एडमिट कर लिया। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा क्या हो गया बेटा, रिसीवेबल हो गया। देखिए जो जनरल रूल मैंने आपको सिखाए ना पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, उसके अलावा एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि अगर किसी भी पर्सन से पैसा रिसीवेबल है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, और अगर किसी भी पर्सन को पैसा पेएबल है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। किसी भी पर्सन से अगर पैसा रिसीवेबल है तो क्या करेंगे, डेबिट, और किसी भी पर्सन को अगर पैसा पेएबल है, अपार्ट फ्रॉम द गोल्डन रूल्स है ना, तो किसी भी पर्सन को अगर पेएबल है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने हाँ भरी है, यानी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्या है, रिसीवेबल है। अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर इंश्योरेंस कंपनी ने ना तो अभी पैसा दिया है ना लिया है, उससे पैसा हमको क्या है, रिसीवेबल है। रिसीवेबल है इसलिए क्या करेंगे, हम लोग इसको डेबिट करेंगे। और देखो अब आप लोग, पहले लॉस कितने का था आपका, पहले लॉस कितने का था, 10,000 रुपीज़ का। पहले लॉस कितने का था आपका, 10,000 रुपीज़ का। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना एडमिट कर लिया। देखो अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो आपका 100% लॉस कितना होता, 100% लॉस कितना होता, 10,000 रुपीज़ का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर लिया है, क्लेम एडमिट कर लिया, कितने रुपीज़ का, 6,000 रुपीज़ का। तो ये तो रिकवरी हो गई आपको, 10,000 में से 6,000 का क्या कर लिया, क्लेम एडमिट कर लिया। तो नेट लॉस अपना कितना रह गया, 4,000 रुपीज़। पर हमने यहाँ पे लॉस कितने से बुक कर रखा है, हमने यहाँ पे लॉस कितने से बुक कर रखा है बेटा, 10,000 रुपीज़ से।
यहाँ पे लॉस कितना बुक कर लिया हम लोगों ने 10,000 इस एंट्री में। भाई हमने ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले आग लगेगी फिर ही तो इंश्योरेंस कंपनी वाले एडमिट करेंगे। तो जिस दिन आग लगी उस दिन हम लोगों ने उस दिन हम लोगों ने लॉस बुक कर लिया कितने रुपीस से, 10,000 से। उसके थोड़े दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया और बताया क्या कि कितना रुपया पे करेंगे वो 6,000। जहां हमको झटका लगा था कितने रुपए का, 10,000 रुपीज़ का। कितने रुपए का झटका लगा था, 10,000 रुपीज़ का। उसमें से कितने की रिकवरी होती हुई दिख रही है, 6,000 रुपीज़ की। तो नेट लॉस कितना रह गया अपना, 4,000। लेकिन हमने लॉस कितने से बुक कर लिया, यहाँ पे लॉस कितने से बुक कर लिया, 10,000 रुपीज़ से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिवर्सल करना पड़ेगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी चीज़ को आपने डेबिट कर दिया और उसका इफेक्ट ख़त्म करना है, रिवर्सल करना है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर किसी चीज़ को क्रेडिट कर दिया और उसका इफेक्ट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है। तो क्या सेकंड जो है वो कौन सा अकाउंट होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट, है ना। आप अकाउंट लिखना चाहें तो बात अलग है, भाई ये नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर यहाँ पे गोल्डन रूल की एप्लीकेबिलिटी एज सच हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि लॉस बाय फायर को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सल दे रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्या है, रिसीवेबल है, इसलिए इसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट। तो लॉस बाय फायर को रिवर्सल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट। तो एंट्री देखिए क्या बनेगी बेटा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है। बहुत सारी बुक्स में इसको P&L अकाउंट के नाम से भी एंट्री करते हैं, पर बेटर मुझे यही लगता है कि भाई हमारा लॉस 10,000 का हुआ था, उसमें से 6,000 की रिकवरी हो गई, तो उसको क्या कर दें हम लोग, रिवर्सल कर दें। तो कितना रह जाएगा ये अमाउंट आपके लिए, 6,000 रुपीज़। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, ये 2-3 एंट्रीज कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 25, चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स। असेट्स क्या क्या हो सकती है आपकी, असेट्स बहुत सारी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। वैसे नॉर्मली आप लोग याद रखना कि लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। लैंड जो होती है हमारा प्लॉट ऑफ लैंड है या जो भी, उस पर कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगाया जाता है। लैंड की वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं होती है उसके यूज़ करने से या कुछ उस तरीके से। तो डेप्रीसिएशन जो लगता है वो प्लांट पे, मशीनरी पे, फर्नीचर, है ना, बिल्डिंग, ये सब चीज़ों पे, कंप्यूटर और मोटर व्हीकल वगैरह, इन सब पे क्या लगाया जाता है, डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस भी करी है डेप्रीसिएशन की। क्या होता है डेप्रीसिएशन, रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स यूज़, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, वियर एंड टीयर, इन सब की वजह से। भाई यूज़ हम लोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, ठीक है, टूट फूट छोटी मोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से असेट की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे डाउन होती है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रीसिएशन। एंड सच डेप्रीसिएशन इज एक्सपेंसेस और लॉस फॉर द बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंसेस। तो डेप्रीसिएशन कौन सा अकाउंट है आप लोगों के लिए, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल भी क्या है आपके लिए, या तो आप एक्सपेंस मानो उसको या लॉस माने, जैसा भी। तो इसको क्या करना है, एक्सपेंस है या लॉस है, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। और टू जिस भी एसेट पे आप लोगों को डेप्रीसिएशन लगाना है, मान लीजिए मशीन पे लग रहा है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फर्नीचर पे लग रहा है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जिस भी एसेट पे हम लोग लगाएंगे उस पर क्या करेंगे, उसका नेम आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने एसेट लिखा है क्योंकि स्पेसिफाइड अगर एसेट होगी तो वहाँ पे आप उसका नेम लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपको जो दिया हुआ है, ₹2,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स आर नॉट रिकवरेबल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 26th एग्जाम्पल, ₹2,500 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स आर नॉट रिकवरेबल। देखो क्या है ये, ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स आर नॉट रिकवरेबल। ठीक है,
कितने रुपए मांगते थे आप? इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हो रहा है कि हम लोग मिस्टर एक्स से कितने रुपए मांगते थे बेटा? 2500। कितने रुपीज़ मांगते थे हम लोग? 2500। वो अब उस पर्सन से क्या हो रहा है? इररिकवरेबल हो रहा है। तो ऐसा कुछ सुना सुना सा होगा बेटा चैप्टर नंबर 2 में। मैंने आपको बोला ना, जब तक आप हर चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें उस अंडरस्टैंडिंग में आपको नहीं आ पाएगी जिस तरीके से आपको समझना चाहिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हर चैप्टर एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है बेटा, कहीं ना कहीं। चैप्टर नंबर 2 की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देखिए, वो आपको जर्नल एंट्रीज़ में काम आ रही है। तो वहाँ पे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी होगी। क्लियर? अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या? अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम किससे? मिस्टर एक्स यानी डेटर से। तो अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स अगर होता है तो हमारे लिए क्या है, वो क्या कहलाता है? एक टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, क्या कहलाती है बेटा? बैड डेट्स। क्या कहलाता है? बैड डेट्स। और सच बैड डेट्स क्या होता है? बिजनेस के लिए लॉस है। भाई आप किसी से पैसा मांगते थे और अब वो पैसा किसी भी रीज़न से, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या देने से मना कर देता है, जो भी रीज़न है वो हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है। बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या है बेटा? लॉस है। तो बैड डेट्स कौन सा अकाउंट होगा? बैड डेट्स कौन सा अकाउंट होगा आप लोगों के लिए? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल में भी आपके लिए क्या है? लॉस है। तो बैड डेट्स क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। और पैसा किससे इररिकवरेबल है? पैसा किससे इररिकवरेबल है? मिस्टर एक्स से। तो मिस्टर एक्स के अकाउंट को सामने क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट्स अगर आप बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। यस। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल एक्सपेंसेस लॉस है हमारे लिए ये। टू मिस्टर एक्स, अमाउंट इररिकवरेबल किससे? मिस्टर एक्स से, या किसी पर्सन का नेम होता तो उससे। कितना रुपीज़ का बेटा? 2500 रुपीज़ का अमाउंट क्या हमारे लिए? इररिकवरेबल है। क्लियर? तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को हमको क्या करने हैं बेटा? रिकॉर्ड करने हैं बहुत अच्छे से। अगर आप ढंग से ये जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ जर्नल के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे ऐसा उतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। क्लियर? एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, इवैल्यूएशन जो मैंने अभी किया, जैसे मेरे पास 2018 की बुक है और बहुत सारे बच्चे जो है नया एडिशन लेके आए होंगे मे बी 2020 का। 2019 तक की जो बुक्स है बेटा, उसमें क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी का जो कंसेप्ट है, जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो क्या कर रखा है? चैप्टर के साथ ही दे रखा है ना। जैसे जर्नल में जीएसटी की जो एंट्रीज़ है वो जर्नल के अंदर ही दी हुई है। लेज़र में जहाँ यूज़ है वो लेज़र में दिया हुआ है, कैश बुक में, सब्सिडरी बुक्स में, इस तरीके से। लेकिन इस बार की जो 2020 का एडिशन है सिर्फ टीएस ग्रेवाल में। दूसरी अगर आप बुक्स की मैं बात करूँ, मान लीजिए डीके गोयल, वीके गोयल है या एससी शर्मा है, तो उन्होंने तो क्या कर रखा है? चैप्टर के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर रखा है जैसे पहले करते थे। लेकिन इस बार 2020 का जो टीएस ग्रेवाल का एडिशन है उसमें उन लोगों ने क्या कर रखा है? जैसे जर्नल का जो चैप्टर है वो प्योर चैप्टर दे रखा है और उसमें कहीं पे भी जीएसटी की एंट्रीज़ नहीं दे रखी। इसी तरीके से लेज़र है या कैश बुक है या सब्सिडरी बुक्स है, वहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रखा। और जीएसटी का क्या कर रहेगा? एक अलग से ही पार्ट बना दिया और उसमें उन्होंने जर्नल भी दे दी, लेज़र भी दे दी, सब्सिडरी भी दे दी और कैश बुक भी दे दिया। ठीक है? तो आपको उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसको आप क्या कर लेंगे? रेफ़र कर लेंगे। 2020 का अगर एडिशन है तो आपको पीछे दिया हुआ है 3-4 चैप्टर के बाद, आई थिंक सब्सिडरी बुक्स या कैश बुक के बाद कहीं पे दिया हुआ है जीएसटी का कंसेप्ट, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जीएसटी के दे रखे हैं ना, जिसमें जर्नल भी है, लेज़र भी है, सब्सिडरी वगैरह सब कुछ है। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं? रेफ़र कर सकते हैं। सिर्फ इन्होंने क्या करा? थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग उतना प्रॉपर शायद नहीं है। चैप्टर वाइज ही अगर साथ साथ में रहता तो बच्चा क्या रहता है? पढ़ता रहता है। तो हम लोग वही करेंगे। हम लोग जैसे जर्नल पढ़ रहे हैं तो जर्नल के साथ जीएसटी जो होनी चाहिए वैसे करेंगे। फिर जब लेज़र स्टार्ट करेंगे तो लेज़र में जहाँ जीएसटी काम आएगी, सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक वगैरह में जहाँ पे भी जैसा भी काम आएगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। पर 2020 की जो नई बुक है वहाँ पे इस तरीके से इन्होंने कर रखा है। क्लियर? तो थोड़ा सा आप लोग जब देखें, बुक को रेफ़र करें तो ध्यान रखें बेटा। और कहीं कोई क्वेश्चन आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 26। नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 27। सोहन हु ओड ₹10,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। ये ट्रांजेक्शन मैं लिख नहीं रहा हूँ,
आपके पास नोट्स में अवेलेबल है, एज इट इज़ वही ट्रांजेक्शन हम लोग ले रहे हैं। ये 26 था, 27 ट्रांजेक्शन में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो आपके नोट्स में दिया हुआ है एज इट इज़। सोहन हु ओड ₹10,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ही पे 40 पैसा इन अ रुपी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखिए सोहन जो है उससे कितने रुपीज़ मांगते थे हम लोग, 10,000 रुपीज़। सोहन हु ओड ₹10,000 का मतलब क्या कि हम लोग सोहन से कितना रुपया मांगते हैं बेटा, 10,000 रुपीज़ हम लोग सोहन से मांगते थे। ठीक है, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मीनिंग डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी है, अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट्स। ऐसा पर्सन जो अपने डेट को पे करने के लिए एबल नहीं है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो सोहन जो है जिससे हम लोग कितना रुपीज़ मांगते थे, 10,000 रुपीज़, ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, यानी वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही पेज 40 पैसा इन अ रुपी। कितना पे किया उन्होंने, 40 पैसा इन अ रुपी। ये लैंग्वेज है बेटा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है ये, और कुछ भी नहीं है। क्या ये सिंपल 40% पैसा उसने हमको दिया है, बाकी नहीं दिया है। क्लियर, देखो क्या है, सोहन से हम लोग कितने रुपए मांगते थे, 10,000 रुपीज़। ठीक है, एंड ही पे ओनली 40 पैसा इन अ रुपी। उसने सिर्फ कितना पैसा दिया, 40 पैसा इन अ रुपी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसने कितना पैसा हमको पे किया है, 40% पैसा पे किया है। क्लियर, ऐसा भी हो सकता था, ही पे ओनली 60 पैसा इन अ रुपी। इसका मतलब उसने कितना परसेंट पैसा पे किया, अपन जितना मांगते थे उसका 60%। ही पे ओनली 75 पैसा इन अ रुपी, यानी इसका मतलब 75% पैसा उसने पे किया है और रिमेनिंग पैसा उसने पे नहीं किया है। क्लियर, तो ये डिफरेंस है बस, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है ना। तो उसने कितना रुपये पे किया हमको, 40 पैसा। देखो मांगते कितना थे, 10,000, पैसा कितना पे किया, सिर्फ 40 पैसा, यानी 40% पैसा पे किया। तो जो रिमेनिंग 60% पैसा है वो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया। भाई इंसॉल्वेंट हो गया तो आप उससे पैसा ले ही नहीं सकते ना। 10,000 जो मांगते थे उसका 40% हम लोगों को रिसीव हुआ, यानी 4,000 रुपीज़ रिसीव होगा, और जो रिमेनिंग 6,000 है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एज इट इज़ आपके नोट्स में दिया हुआ है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ इसकी, है ना। ट्रांजैक्शन आप लोग आपके नोट से रेफर कर लेना जो मैं आपको सेंड करूंगा ही। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और किससे पैसा मांगते थे हम लोग और कितना पैसा उसने दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और पैसा किससे मांगते थे, आई थिंक सोहन, है ना। ठीक है, कितना पैसा रिकवर हुआ है, 40 पैसा इन अ रुपी। देखो टोटल कितना मांगते थे आप सोहन से, 10,000 रुपीज़। टोटल कितना मांगते थे बेटा, 10,000। 40 पैसा इन अ रुपी रिकवर हुआ है, यानी कैश रिसीव हुआ है कितना, 40%, 10,000 रुपीज़। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 6,000 का, वो हमारे लिए क्या मान लिया जाएगा, बैड डेट्स। क्या मान लिया जाएगा बेटा, बैड डेट्स। और इस तरीके से जब एंट्री होती है उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कौन सी एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। जब एक से ज़्यादा, देखिए अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप लोगों ने किए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेबिट था और एक ही क्रेडिट था, है ना। यानी किसी एक चीज़ को आपने डेबिट किया और एक चीज़ को क्या किया, क्रेडिट किया। लेकिन जब किसी एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है तो ऐसी एंट्रीज़ को कौन सी एंट्री बोलते हैं बेटा, कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा आपसे कहीं क्वेश्चन आता नहीं है ये, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। तो जब किसी एंट्री में, चाहे कोई सी भी एंट्री हो, एक से ज़्यादा अगर डेबिट या क्रेडिट अगर आता है तो वो हमारे लिए कौन सी एंट्री बन जाती है बेटा, कंपाउंड एंट्री। क्लियर, तो ये एंट्री को कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते हैं। एंट्री क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि 6,000 रुपीज़ रिकवरेबल रह गए, 40 पैसा इन अ रुपी, 40% पैसा रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू सोहन अकाउंट, टोटल कितना मांगते थे, 10,000, जो हमने उसको पूरा के पूरा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर दिया, मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्या कर दिया, हमने उन्हें राइट ऑफ कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, रिसीव अ कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹1,000। रिसीव अ कैश ₹1,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब आप लोगों ने क्या किया, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, सोहन का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना। आज सोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और इससे पैसा क्या हो गया, हमको इररिकवरेबल हो गया, यानी हमने आज इसकी एंट्री कर दी किसके नाम से, बैड डेट्स के नाम से। ठीक है,
लेकिन सोहन ने क्या किया, फिर से मेहनत करी, अपने बिज़नेस को वापस से क्या किया, सेटअप किया, और वापस उसने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला लिया। अब उसको ये मालूम था क्या कि किसी एक पर्सन का मैंने 6,000 रुपये का बैड डेट्स किया था, यानी 6,000 रुपये उस पर्सन को नहीं दिए थे। तो उसने आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या करके दिया, हमारे बिज़नेस को 6,000 रुपीज़ ला के दिए कि सर मैं उस टाइम इंसॉल्वेंट हो गया था तो इस वजह से आपको पैसे नहीं दे पाया, लेकिन आज मेरे पास पैसा है तो आज अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पैसा पे कर रहा हूँ। तो इसको क्या कहलाता है, ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, बैड डेट्स रिकवर। क्या कहलाता है बेटा, बैड डेट्स रिकवर। जो चीज़ बैड डेट्स हो चुकी थी, जैसे एक एग्जांपल और हमने लिया था यहाँ पे मिस्टर एक्स का। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने आपके 2,500 रुपये नहीं दिए थे, तो हम लोगों ने एंट्री कर दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, मिस्टर एक्स को लगता है कि नहीं यार मुझे सर को क्या देना चाहिए था, पैसा पे करना चाहिए था। तो 3 साल बाद वो मेरे पास वापस आता है और कहता है सर मैंने आपके 2,500 रुपये जो खाए थे वो आपको मैं वापस दे रहा हूँ, यानी जो आपने बैड डेट्स किए थे मैं आपको वापस दे रहा हूँ। तो मेरे को जो पैसा उस टाइम पे रिसीव होगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट्स रिकवर। और मेरे लिए तो इमेंस हैप्पीनेस है, मैं तो भूल चुका मिस्टर एक्स को, सोहन को, मैंने तो बैड डेट्स के नाम से एंट्री कर दी और बात खत्म, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज। अब वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर मुझे पैसा लेके देके जाते हैं तो मेरे लिए तो इमेंस हैप्पीनेस की बात है, मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। तो मेरे लिए तो वो क्या है, जो बैड डेट्स रिकवर हो रहा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। आप लोग ध्यान रखना, बैड डेट्स अकाउंट क्या होता है आपके लिए, नॉमिनल अकाउंट लॉस, और बैड डेट्स रिकवर जो है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट इनकम। अब जो बैड डेट्स रिकवर आपको हो रहे हैं वो आपके लिए क्या है बेटा, इनकम है ऑब्वियसली। पहले ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, अब वो पैसा अपने को रिसीव हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमको वो पैसा रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। तो देखिए एक बार ट्रांजैक्शन में फिर से पढ़ देता हूँ। रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स, कैश रिसीव हुआ है किसके लिए, बैड डेट्स के लिए, जो हम पहले कर चुके है ना। रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज ₹1,000, लास्ट ईयर भी हो सकता है या और पहले या बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कितना रुपीज़ रिसीव हुआ है, 1,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया बैड डेट्स रिकवर को क्या मानते हैं बेटा, बैड डेट्स रिकवर को क्या मानते हैं, नॉमिनल और इनकम। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो कैश आपको रिसीव हो रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट्स रिकवर। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, है ना। आपके कॉपी में पूरा लिखा हुआ होगा, यहाँ पे शॉर्टेज है थोड़ा सा। और कितना रुपीज़ आपको रिसीव हुआ, तो ये 1,000 रुपीज़ हमको रिसीव हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, 30 ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये फिर चारों भाई बहन एक साथ आ गए बेटा। जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी चारों की डेफिनेशन एक साथ पढ़ी थी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोगों ने पढ़ा तब भी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड और प्रीपेड का एडजस्टमेंट एक साथ देखा। और अब जर्नल एंट्री के अंदर भी आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और अनअर्न्ड का एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग, साथ में देखेंगे, है ना। तो किस तरीके से होता है इन चारों भाई बहनों का वो हम देखते हैं ना, ये हमेशा साथ साथ ही चलेंगे बेटा। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में, वहाँ पे भी ये चैप्टर जो चारों है वो साथ में ही रहते हैं। या एक काम करते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और अनअर्न्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट और रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेंगे तो आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड और कुछ जो स्पेसिफिक एंट्रीज है वो, प्लस ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट डिस्कस करके एक पार्ट हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर जीएसटी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आज का लेक्चर चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस वगैरह भी रहती है वहाँ पे, और फिर जीएसटी के कंसेप्ट के साथ थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, तब तक
स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, क्लियर। और बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, साथ साथ में अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प की नीड है तो यू आर फ्री टू कॉल एट एनी टाइम। हाँ ठीक है, उस टाइम हम लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएंगे आपका या कुछ ऐसा, पर आप मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। और भी किसी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल और आस्क फॉर एनीथिंग, क्लियर। थैंक यू सो मच।